नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं न्यायपालिका के क्षेत्र से। हाल ही में ई कोर्ट्स परियोजना के तृतीय चरण के लिए एक प्रारूप विजन दस्तावेज जारी किया गया है। इसे उच्चतम न्यायालय की ई समिति द्वारा तैयार किया गया है। ये ई कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रही है। ई कोर्ट्स परियोजना न्याय विभाग द्वारा आरंभ की गई एक मिशन मोड परियोजना है। ये परियोजना भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2005 के आधार पर डिजाइन की गई है। इस कार्य योजना का उद्देश्य न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाते हुए भारतीय न्यायपालिका का रूपांतरण करना है। ये तीसरा चरण 2 केंद्रीय पहलुओं, पहुंच और समावेशन पर आधारित है। ये एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना करता है जो भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी अधिक सुगमता से सुलभ हो, न्याय के अभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुशल और न्याय संगत हो, मानव एवं अन्य संसाधनों के अधिक कुशलता पूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करती हो और एक सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के लिए नवीनतम तकनीक के अंगीकरण पर बल देती हो। आइए अब परियोजना के शुरुआती चरण को जानते हैं। चरण 1 के मुख्य घटक जिला न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना, न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और साथ ही इस चरण के तहत प्रक्रिया, कार्यविधियों आदि पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग अभ्यास आरंभ किया गया था। चरण 2 के अंतर्गत कोर्ट रूम में अतिरिक्त हार्डवेयर सिस्टम उपलब्ध कराना, इसके अलावा केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के कोर परिधि मॉडल को अपनाने, कोर को नेशनल कोर के रूप में एकीकृत किए जाने और प्रत्येक उच्च न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार परिधि विकसित किए जाने पर बल दिया गया था। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। हाल ही में उत्तराखंड में 24 घंटे में घटित हुए वनाग्नि की 45 घटनाओं के कारण सरकार ने घटना स्थल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को नियोजित किया है। 1 जनवरी से अब तक उत्तराखंड में वनाग्नि की 1028 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें 1359 हेक्टेयर वन भूमि को क्षति पहुंची है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सीमा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि में भी वनाग्नि की श्रृंखलाबद्ध घटनाएं घटित होती रहती हैं। वनाग्नि के कारणों की बात की जाए तो बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, लकड़ी के लट्ठे, सूखी पत्तियां, ठूंठ, सूखी घास और घास फूस आदि की मौजूदगी वनाग्नि को उत्पन्न करने में सहयोग करती है। साथ ही वनों में इनकी उपस्थिति अग्नि को ऊंची ऊंची लपटों में बदलने या उसे भीषण वनाग्नि में परिवर्तित करने में सहायक होती है। अत्यधिक गर्मी और अति शुष्क मौसम की स्थिति में शाखाओं की एक दूसरे के साथ परस्पर रगड़ के परिणाम स्वरूप भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। मृदा में आर्द्रता की कमी भी एक कारक है, जैसा कि पिछले 2 मानसूनी मौसमों में अत्यल्प वर्षा हुई थी। इस कारण भी ऐसा होता है। मानव जनित कारकों के कारण जैसे जले हुए सिगरेट के बट से चिंगारी या माचिस का लापरवाही पूर्वक उपयोग, दीर्घावधि वनाग्नि, उसकी बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति और अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति, इन सभी को जलवायु परिवर्तन से भी संबद्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसे नियंत्रित करना क्यों कठिन है। वनों की स्थानीयता और कठिन पहुंच वनाग्नि के नियंत्रण में बाधा उत्पन्न करती है। वनाग्नि की दृष्टि से सबसे संवेदनशील मौसम के दौरान कर्मचारियों का अभाव, इसके अलावा सघन वनों में जलापूर्ति करने वाले भारी वाहनों को ले जाना असंभव है। वन कर्मचारियों, ईंधन और उपकरणों को समय पर संगठित करना एक चुनौती है। आइए अब वनाग्नि से सुरक्षा के लिए की गई पहलें जानते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण ने रियल टाइम में वनाग्नि की निगरानी करने के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। इसके तहत अब नासा और इसरो से एकत्रित उपग्रह सूचना का उपयोग किया जाता है। वनों के सीमावर्ती समुदायों को सूचित करके और उन्हें सक्षम और सशक्त बनाकर तथा प्रोत्साहित करके दावानल की घटनाओं को कम करने के लिए वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसके अलावा वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसे वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। अगली खबर स्टैंड अप योजना से। स्टैंड अप इंडिया योजना के 5 वर्ष पूर्ण हुए। अब तक सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,14,322 से अधिक खातों के लिए 25,586 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। आइए अब आपको बताते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। ये योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के तहत 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ये ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता
और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ग्रीनफील्ड उद्यम का मतलब है विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में पहला उद्यम। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में उनकी कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण SC, ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। उधारकर्ता को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर के रूप में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। ये ऋण 18 महीने की अधिकतम अधिस्थगन अवधि के साथ 7 वर्षों में वापस चुकाना होता है। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं ही वहन करना होगा। ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से एक ऋण गारंटी तंत्र के निर्माण का भी प्रावधान करती है। स्टैंड अप इंडिया योजना को व्यापक बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 द्वारा योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब इसके तहत उधारकर्ता द्वारा जुटाई जाने वाली मार्जिन मनी की सीमा को परियोजना लागत के 25% से घटाकर 15% तक कम कर दिया गया है। हालांकि उधारकर्ता परियोजना लागत का कम से कम 10% स्वयं के योगदान के रूप में जारी रखेगा। कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, ग्रेडिंग, छटाई, एकत्रीकरण करने वाले कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्यन, एग्री क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। ये फसल ऋण, भूमि सुधार जैसे नहर, सिंचाई और कुओं को छोड़कर होगा। साथ ही इनका समर्थन करने वाली सेवाओं को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगली खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक ओर जहां केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में 6.377 मिलियन मकानों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं राज्यों द्वारा केवल 3.557 मिलियन मकानों यानी लक्ष्य के 56% को ही स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से केवल 2,65,250 मकानों को पूर्ण किया गया है, यानी वार्षिक लक्ष्य का 4.16% ही पूर्ण किया गया है। इस मंद गति को कुछ कारकों जैसे कि कोविड-19 के कारण निष्क्रियता, कुछ राज्यों में निर्वाचन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के सभी पात्र लाभार्थियों का समावेशन पूर्ण हो जाना, रिमांड मॉडल के कार्य की धीमी गति और जिलों को लक्ष्यों के समय पर आवंटन की कमी आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण शीर्ण मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2 कमरे वाला एक पक्का मकान प्रदान करना है। इसके तहत एक स्वच्छ खाना पकाने के स्थान को शामिल करते हुए मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई सहायता 1,20,000 रुपए और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा समग्र कार्य योजना यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में शामिल जिलों के लिए ये 1,30,000 रुपए है। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा आदि के साथ जोड़कर शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन के बाद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले में लगभग 23 जवान शहीद हुए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के वनों में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इन घटनाओं से संबद्ध डेटा का विश्लेषण ये दर्शाता है कि ऐसे अधिकांश हमले मार्च और जुलाई महीने के बीच होते हैं। इसका कारण ये है कि मानसून के महीनों के दौरान वन्य क्षेत्रों से आवाजाही कठिन हो जाती है। माओवादी हिंसा के कई कारण हैं। जल, जंगल, जमीन या शोषणकारी अभाव, इसके तहत लैंड सीलिंग कानूनों की वंचना, सरकारी और सामुदायिक भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध अधिग्रहण, सदियों पुराना जनजाति वन संबंधों का विघटन। विकास की कमी के तहत यदि कुछ कारण देखें तो इसमें बेरोजगारी, निर्धनता, अवसंरचना में कमी, शिक्षा का अभाव, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। वहीं सामाजिक बहिष्करण के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन, मानवीय गरिमा का हनन, मुख्य धारा के समाज के साथ संबद्धता न होना, सरकार के विरुद्ध असंतोष आदि शामिल हैं। और शासन व्यवस्था की कमी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसमें अक्षम, कम प्रशिक्षित और अल्प प्रेरित सार्वजनिक कर्मचारी, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, कानूनों और योजनाओं का अपूर्ण कार्यान्वयन शामिल है। बस्तर माओवाद का हॉटस्पॉट क्यों बना हुआ है? पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और ओडिशा में माओवादी आंदोलन के उन्मूलन ने इनके कैडर एवं नेताओं के प्रभाव को बस्तर में केंद्रित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोर माओवादी क्षेत्र में सड़क और संचार नेटवर्क लगभग नगण्य है।
इन क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच का अभाव है, जिसने सुरक्षा और विकास के मामले में एक निर्वात जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट अभियान, इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड द्वारा आरंभ किया गया है। ये जनजातीय गांवों में 100 दिनों के लिए संचालित किए जाने वाला एक अभियान है। इसमें देश के 1500 गांवों को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। वन धन विकास केंद्र प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान करते हैं। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, जिसमें गौण वन उत्पादों का विपणन शामिल है। चिनाब आर्क ब्रिज, चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा ये सेतु 1315 मीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा होगा। एक बार पूर्ण होने के बाद ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। ये कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के खंड में महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करेगा। ये कश्मीर रेलवे परियोजना के उधमपुर श्रीनगर बारामूला खंड का हिस्सा है। ये 8 तक की तीव्रता वाले भूकंप और अत्यधिक तीव्र विस्फोट का सामना करने में सक्षम होगा। ये कश्मीर और इस क्षेत्र के बाकी हिस्सों के बीच अत्यावश्यक सभी मौसमों में कार्यशील संपर्क प्रदान करेगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाला ये संयंत्र इस वर्ष मई में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तैरते संयंत्रों के अंतर्गत फोटोवोल्टिक पैनल जल निकायों की सतह पर स्थापित किए जाते हैं। उन्हें भूमि आधारित सौर सारणियों का एक व्यवहार्य विकल्प माना जाता है। इसके अलावा 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। क्रिकेट में निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस मैच अधिकारियों को उनके निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया है। डीआरएस में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों में टेलीविजन रिप्ले, गेंद के पथ को ट्रैक करने के लिए बॉल ट्रैकिंग तकनीक, माइक्रोफोन, स्निकोमीटर, गेंद पैड या बल्ले से टकराने पर तापमान में परिवर्तन का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग आदि शामिल है। इसके तहत ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर के साथ परामर्श कर सकते हैं। ये एक अंपायर रिव्यू है और खिलाड़ी अनुरोध कर सकते हैं कि तीसरा अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय पर विचार करे। हाल ही में डीआरएस के अंतर्गत नियमों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अद्यतन किया गया है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून पर एशियाई मरुस्थलीय धूल का प्रभाव, शोधकर्ताओं के मुताबिक भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून और एशियाई मरुस्थलीय धूल के बीच एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। तीव्र पवनों द्वारा प्रवाहित किए जाने के दौरान मरुस्थलीय धूल सौर विकिरण को अवशोषित करके गर्म हो जाती है। इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ सकता है और वायुदाब तथा वायु संचरण प्रतिरूप परिवर्तित हो सकता है। साथ ही आर्द्रता का परिवहन प्रभावित हो सकता है और वर्षण की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा एक सुदृढ़ मॉनसून पश्चिम एशिया में भी पवन का संचरण कर सकता है और वहां से भी बड़ी मात्रा में धूल का वहन कर सकता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप प्रकृति में तब निर्मित होता है जब एक प्रतिक्रिया का उत्पाद उस प्रतिक्रिया में वृद्धि को प्रेरित करता है। रोबोट सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे हांगकांग स्थित हेंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित और फरवरी 2016 में सक्रिय किया गया था। वर्ष 2017 में सोशल रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। आपको बता दें कि विश्व में कहीं भी विधिक रूप से व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए पहला रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर है। सोफिया रोबोट विशेष रूप से मानव रोबोट अंतःक्रिया को समझने के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।